ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। असम के लिए जारी हुआ बीजेपी का घोषणा पत्र। निर्मला सीतारमण ने बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र किया जारी। जमीन जिहाद पर रोक, 2 लाख नौकरियां, 5 लाख करोड़ निवेश और समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा। नीतीश के इस्तीफे से झलका जेडीयू के मंत्रियों का दर्द। कैमरे के सामने फूट फूट कर रोए मंत्री अशोक चौधरी। वहीं तेजस्वी का बीजेपी पर बड़ा हमला। नीतीश जी को ठगा गया, दबाव में दिलाया गया इस्तीफा। आज ईरान युद्ध का 32वां दिन। ईरान ने तेल से भरे कुवैती टैंकर पर किया हमला। तेल टैंकर में हमले के बाद रिसाव का खतरा। ईरान का बगदाद एयरपोर्ट के पास ड्रोन अटैक। शारजाह में प्रशासनिक इमारत पर भी हमला। उधर इजरायली हमले में हिजबुल्लाह यूनिट के डिप्टी कमांडर की मौत का दावा। ईरान के साथ युद्ध को खत्म करना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने अपने सहयोगियों को बताया है कि वो ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिकी ऑपरेशन को आने वाले हफ्तों में करना चाहते हैं खत्म। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, इस युद्ध के खत्म होने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं कर रहे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी युद्ध का आज 32वां दिन है और हालात लगातार और गंभीर होते नजर आ रहे हैं। ईरान ने दुबई के पास एक कच्चे तेल के टैंकर पर हमला कर उसे आग के हवाले कर दिया, जिससे खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। वहीं सऊदी अरब के अल खारज में ड्रोन हमले से एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। इराक में बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी ठिकाने और यूएई के शारजाह में भी ड्रोन हमलों की खबर है। इजराइल में यरूशलेम समेत कई जगह धमाकों से दहशत फैल गई, जहां एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय है। इसी बीच ईरान ने अमेरिका MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के संकेत दिए हैं, जबकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बिना संयम सीमा के युद्ध जारी रखने की बात कही है, जिससे हालात और तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने गांधीनगर के कोवा गांव में श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये संग्रहालय सम्राट अशोक के पोते सम्राट संप्रति को समर्पित है, जिन्होंने जैन धर्म और अहिंसा के संदेश को फैलाया था। संग्रहालय में 7 गैलरियों के जरिए प्राचीन पांडुलिपियां, दुर्लभ कलाकृतियां और ऐतिहासिक धरोहरों को प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद पीएम मोदी ने वाव थराद में करीब 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में सेमीकंडक्टर प्लांट, रेलवे और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े काम शामिल हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को गुजरात के औद्योगिक और सामाजिक विकास के लिए अहम कदम माना जा रहा है। असम विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें बड़े निवेश और रोजगार पर खास फोकस किया गया है। गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने सत्ता में आने पर 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश, 2 लाख रोजगार और समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया है। साथ ही लव जिहाद और जमीन जिहाद पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। बाढ़ मुक्त असम के लिए शुरुआती 2 वर्षों में 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने का भी ऐलान किया गया है। बीजेपी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज जैसे लक्ष्य तय कर प्रदेश के समग्र विकास का रोड मैप पेश किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चौथी उम्मीदवार सूची जारी कर दी है, जिसमें 13 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में बागदा सीट से सोमा ठाकुर और नाटाबाड़ी से गिरिजा शंकर रॉय को टिकट दिया गया है। वहीं मयानागुड़ी सीट पर उम्मीदवार में बदलाव करते हुए दालिम राय को मैदान में उतारा गया है। चौथी सूची में एक महिला उम्मीदवार को भी शामिल किया गया है। इससे पहले बीजेपी 3 सूचियां जारी कर चुकी है, जिसमें कुल 2074 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। नई सूची में
कई महत्वपूर्ण सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय को चुनावी समीकरण साधने की कोशिश की गई है। पार्टी की ओर से जारी सूची को चुनावी रणनीति के तहत अहम माना जा रहा है, जिससे बंगाल की सियासत और गर्मा गई है। बिहार की राजनीति में सोमवार का दिन बेहद भावुक और उथल-पुथल भरा रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के ऐलान के साथ ही जदयू खेमे में सन्नाटा पसर गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली और भावुक तस्वीर सामने आई नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी की। जैसे ही नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपा, बाहर निकलते ही मीडिया ने मंत्रियों को घेर लिया। इस दौरान अशोक चौधरी खुद को संभाल नहीं पाए। अपने नेता के प्रति निष्ठा और इस बड़े फैसले के दुख में वे कैमरे के सामने ही फफक कर रोने लगे। बिहार की सियासत में आए हालिया बदलावों के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कड़े तेवर दिखाए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के और सदन की सदस्यता से जुड़े घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी और जदयू के भीतर चल रही गतिविधियों पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का इस्तीफा स्वेच्छा से नहीं बल्कि भारी दबाव में दिलाया गया है। उन्होंने भाजपा की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश को ठगा गया है। हम शुरू से कहते थे कि भाजपा जब भी सत्ता में आएगी उन्हें मुख्यमंत्री पद पर रहने नहीं देगी, और आज वही हुआ। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने न केवल नीतीश कुमार को बल्कि बिहार की जनता के जनादेश को भी ठगा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और भाजपा नेता विशाल मिश्रा ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पाठक ने कहा कि अयोध्या धाम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें समग्र विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और यहाँ के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के प्रयास जारी हैं। वहीं अखिलेश यादव की दादरी सभा पर निशाना साधते हुए उन्होंने सपा पर जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। पाठक ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बताते हुए कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने बॉर्डर राज्यों में घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई और विपक्ष पर सनातन मुद्दे से बचने का आरोप भी लगाया। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति को लेकर योगी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए 12 मार्च से अब तक 17,581 छापेमारी और निरीक्षण किए जा चुके हैं। इस दौरान एलपीजी वितरकों के खिलाफ 33 एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि अन्य मामलों में 189 एफआईआर कर 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 224 लोगों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई भी की गई है। मुख्य सचिव के निर्देश पर सभी जिलों में प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। कुशीनगर में इंटरनेशनल बौद्धिक कॉन्क्लेव की पूर्व संध्या पर भव्य शांति पाठ और कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें जापान, म्यांमार समेत कई देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने अपने अपने अंदाज में प्रार्थना की। इसके बाद सैकड़ों भिक्षुओं ने कैंडल मार्च निकालकर शांति का संदेश दिया। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चलने वाले इस कॉन्क्लेव की थीम धम्म, डायलॉग और डेवलपमेंट रखी गई है, जिसमें आसियान देशों के सैकड़ों डेलीगेट्स शामिल होंगे। दिन में संवाद और डिबेट्स होंगे, जबकि रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कुशीनगर के 4 अलग अलग केंद्रों पर यह आयोजन होगा। डीएम महेंद्र सिंह तंवर और एसपी केशव कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया है। वहीं यह पूरा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल के तहत 27 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिससे पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। चंद्र प्रकाश को आईजी सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि राजेश द्विवेदी को 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ का सेना नायक बनाया गया है। श्याम नारायण सिंह को एसडीआरएफ लखनऊ का सेना नायक और प्रबल प्रताप सिंह को डीजीपी मुख्यालय में एसपी क्राइम की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विद्यासागर मिश्रा को 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर और राजेश कुमार द्वितीय को 44वीं वाहिनी पीएससी मेरठ का सेना नायक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आदित्य लांगे को फिरोजाबाद का एसपी और अमित कुमार आनंद को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी बनाया गया है। बाराबंकी के टिकैत नगर क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के बाद प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर
पीड़ित बबलू राजभर के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। मंत्री ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया है। गौरतलब है कि बबलू राजभर की सिर काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसने पूरे जिले को झकझोर दिया है। परिजनों ने आरोपी पर अमानवीय कृत्य के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे लोगों में आक्रोश का माहौल है। पीलीभीत में बरेली मंडल के मंडलायुक्त भूपेंद्र एस चौधरी ने कलेक्ट्रेट और तहसील सदर का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लंबित वाद खनन पट्टों, राजस्व वसूली और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट में राजस्व अभिलेखागार, नजारत, शस्त्र अनुभाग और सीआरए कार्यालय का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अभिलेखों की स्थिति और रखरखाव की जांच की। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के सदरपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य रुकवाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया और दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने लगे। इस दौरान जमकर गाली गलौज और मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया गया। बस्ती में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री महेश शुक्ला ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान को भ्रामक बताते हुए बड़ा पलटवार किया है। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौवध पूरी तरह प्रतिबंधित है, ऐसे में गौ मांस निर्यात की बात निराधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान देकर सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र के ग्राम अडजरा से एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के बाहर खेल रहे 2.5 साल के मासूम मयंक पटेल को गांव के ही एक ट्रैक्टर ने कुचल दिया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मयंक ग्राम प्रधान विनोद पटेल का इकलौता बेटा था, जो करीब 20 साल की मन्नतों के बाद जन्मा था। झांसी से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस को गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने में बड़ी सफलता मिली है। सर्विलांस टीम ने सीईआर पोर्टल और तकनीकी साधनों की मदद से कुल 126 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 18 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इन मोबाइल फोन में गुम होने की शिकायतें विभिन्न लोगों द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम को सक्रिय किया गया। लगातार प्रयासों के बाद सभी मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद किया गया। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मडोरी गांव में ससुराल में रह रहे छतरपुर मध्य प्रदेश निवासी अनिल आदिवासी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के पिता राजू आदिवासी का कहना है कि उनके बेटे के साथ ससुराल में मारपीट की जाती थी और रविवार की शाम उसकी हत्या कर दी गई। वहीं मृतक के चाचा ने बताया कि अनिल की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी, उसके 2 बच्चे भी हैं। घटना की पूरी सूचना मिलते ही गुरसराय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र के गोवा गार्डन स्थित एक अपार्टमेंट में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 2 सफाई कर्मियों की मौत हो गई है। के मामले में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटनास्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में ठेकेदार की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कानपुर कमिश्नरेट के पूर्वी जोन के चकेरी थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल में नवजात की मौत के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक सूर्या हॉस्पिटल में भर्ती नवजात की इलाज के दौरान अचानक हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गलत इलाज और गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि समय पर सही उपचार नहीं मिलने से मासूम की जान चली गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए लोगों को शांत कराया गया। कानपुर कमिश्नरेट के बजरिया थाना क्षेत्र के बेकनगंज इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक जर्जर मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़ा।
हादसे के वक्त मकान के नीचे चल रही चाय की दुकान और मोबाइल शॉप पर लोगों की भीड़ मौजूद थी, जिससे घटना और गंभीर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मकान काफी समय से जर्जर हालत में था, लेकिन इसके बावजूद वहां दुकानें संचालित हो रही थी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए 4 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलते ही बजरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य को तेज कराया। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कानपुर के अशोकनगर स्थित संतलाल हाते के निवासियों ने सीवर लाइन न डाले जाने से नाराज होकर नगर निगम में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से सीवर की गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद पवन गुप्ता भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने नगर निगम प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं, लेकिन उन्हें मेयर द्वारा बैठकों से बाहर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के महोबा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां खुद को फिट रखने के लिए बैडमिंटन खेल रहे 58 वर्षीय सुधीर कुमार गुप्ता की अचानक हार्ट अटैक से मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना स्पोर्ट्स स्टेडियम के बैडमिंटन कोर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि खेलते समय अचानक उनके सीने में दर्द उठा और वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद साथियों में 2 डॉक्टरों ने तुरंत सीपीआर देकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ले में उस समय हड़कंप मच गया जब तालाब के पास खड़े पेड़ों में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हल्की आंधी और तूफान के चलते आग बुझाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की लपटों के कारण आसपास के घरों में दहशत फैल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लेने से बड़ा हादसा टल गया। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर शानदार और एकतरफा जीत दर्ज की है, जिसमें 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया। गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में 128 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान ने महज 12.1 ओवर में 2 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। वैभव ने केवल 15 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़ते हुए आईपीएल इतिहास के सबसे तेज 50 में अपना नाम दर्ज करा लिया। अपनी पारी में उन्होंने 5 छक्के और 4 चौके जड़कर सीएसके के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। बॉलीवुड से खबर सामने आ रही है, जहां रणबीर कपूर स्टारर और नीतीश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म रामायणा का टीजर 2 अप्रैल को रिलीज होने जा रहा है। खास बात यह है कि इस टीजर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से हरी झंडी मिल चुकी है। करीब 2 मिनट 48 सेकंड लंबा ये टीजर हर उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त बताया गया है। हनुमान जयंती के खास मौके पर रिलीज होने जा रहा ये टीजर दर्शकों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे, जिसकी पहली झलक का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर टीजर का सर्टिफिकेट पहले ही वायरल हो चुका है, जिससे उत्सुकता और बढ़ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगी। फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।